सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा बिलाखिर मुक़्तदर हलकों से भी कर डाला है। पीपल्स पार्टी का दावा यह है कि निगरां हुकूमत मरकज़ और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ तरजीहाती बर्ताव रख रही है और तकरीबन एक माह पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने निगरां काबीना में नवाज शरीफ साहब के हामियों की शमूलियत और यकसा मौक़े ना मिलने पर एतराज़ उठाया था। अच्छा, हैरत की बात यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कल तक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अपना बच्चा करार देते थे, आज उन्हें PMLN का नुमाइंदा करार दे रहे हैं। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज मरियम नवाज ने भी एक बार फिर दोहरा दिए हैं। वो कहती हैं कि नवाज शरीफ किसी से बदला लेने नहीं बल्कि मईशत दुरुस्त करने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर तक ये तकरार शायद जारी ही रहेगी। अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा पर 17 अक्टूबर को साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और अहम सफारती दस्तावेज़ साबिक वज़ीर आज़म के पास से गुम हो जाने पर आपको पता है कि ये केस दायर किया गया। PTI के मुताबिक इस दस्तावेज़ में अमेरिका की तरफ से वज़ीर आज़म को कुर्सी से हटाने की मुबैना धमकी दी गई थी। चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर दलाइल आज भी मुकम्मल नहीं हो सके और TV पर लाइव दिखाई गई समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक मौके पर यह कहा कि आज समात का आखिरी दिन है और अपने रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस और बेंच बनाने के इख्तियारात कम करने का एक्ट पास किया था, जिसे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। अच्छा, मुल्क में जो गैर कानूनी अफराद की बेदखली है उसका अमल जारी है। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने कहा है कि अब तक कराची से 1700 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें राना एहसान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, आपका भी बहुत शुक्रिया शर्मिला ज्वाइन करने के लिए। और सांबा स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा राना साहब से शुरू करना चाहूँगी। राना साहब, ये जो अगर मैं बात करूँ इलेक्शन गैर मुतनाज़ होने के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो इसके हवाले से जो यकसा मौक़े होना लाजमी है, वरना धांधली के इल्ज़ाम का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है जिस पर मुस्लिम लीग नून का अगर मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँ, क्या वाकई जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं खासतौर पर पीपल्स पार्टी की जानब से खुलकर, क्या वाकई निगरां हुकूमत आप पर ज़्यादा मेहरबान है, और अगर नहीं है तो आप लोग खुलकर जवाब दें पीपल्स पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे नज़दीक तो हमें ना कोई किसी की मदद की ज़रूरत है, ना हमें किसी के फेवर की ज़रूरत है। हम तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं हर लिहाज से, और यही हमारा नारा रहा है और इसी तरह हो रहा है। देखें, ये चंद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स जो केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, एक ये बुनियाद बनाते हैं जो कि हमारे पूछ के उनको नहीं लगाया गया, और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो केयर टेकर में रहें या ना रहें। और वैसे भी एक प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर हैं, एक एडवाइज़र हैं, तो बेशक किसी को अगर एतराज़ है उन पे तो वो ECP का दरवाज़ा खटखटाए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। हम तो इनकरेज करेंगे, क्योंकि हमें उनसे ना कोई फेवर चाहिए, ना वो हमें कोई दे रहे हैं और ना वो हमारे पार्टी के मेंबर हैं। बाकी कोई बजट हमें नहीं मिल रहा, कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम पंजाब में नहीं हो रहा, कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र हमारे कहने पे नहीं हो रही। तो हम तो ख़ुद अभी 21 अक्टूबर की तैयारियों में हम मसरूफ़ हैं। वो हम सारे एक मुद्दे पे लगे हुए हैं कि एक हिस्टोरिक वेलकम हमने मियाँ नवाज शरीफ को देना है। वो मुल्क वापस आ रहे हैं उम्मीद बन के, मुल्क की तरक्की की उम्मीद बन के, तो उसकी हम तैयारियों में लगे हुए हैं। तो किसने रोका है कि आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें? हमने तो नहीं रोका, और हमें तो नहीं लगता कि कोई इलेक्शन कमीशन या जो रियासत है या जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो किसी को रोक रहे हैं कि आप इलेक्शन कैंपेन अपनी जारी रखें। तो हम तो सिर्फ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, और हम खुद फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के जो है वो उसकी डिमांड करते हैं। बाकी अगर कोई जमात जो है वो इनसिक्योर है, उसको लगता है वो पजीरा है, उसको नहीं मिल रही है अवाम में, तो उसके बेस पे अगर वो ये बहाना बना रहे हैं कि हमें कोई फेवर मिल रहा है, तो उसका वक्त के साथ पता चलेगा।
ठीक है जी। शर्मिला साहिबा, आपने राना एहसान साहब को भी सुना, तो शर्मिला साहिबा, पीपल्स पार्टी की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का बाकायदा गिला किया जा रहा है, शिकवा किया जा रहा है, खुले अल्फाज में आप लोग गिले शिकवे कर रहे हैं, और आज तो भी जरदारी साहब जो है उन्होंने बाकायदा शिकवा मुख्तदर हलकों से भी कर दिया है। अब जिस तरह राना एहसान साहब ने कहा कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि वो इनसिक्योर है तो अपनी इनसिक्योरिटी का इजहार करें, तो क्या इनसिक्योरिटी पीपल्स पार्टी की, आप लोगों का गिला बजा है? जी शुक्रिया फिजा। देखिए, इनसिक्योरिटी का मामला नहीं है, बात यहाँ है लेवल प्लेइंग फील्ड की। और जिस तरह हम सब समझते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होने हैं तो सबको यकसा मौके देने चाहिए। एक ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा साजगार माहौल होना चाहिए जहाँ किसी को फेवर ना किया जाए, किसी को दबाया ना जाए, सबको बराबर के मौके हों ताकि सब अपनी बात आवाम तक लेके जाएं, फिर आवाम का फैसला हो कि आगे उन्होंने किसको वोट देना है। अब बात यह है कि अगर आप वफाकी काबीना कोई देख लें तो वहाँ पर जो चंद वुज़रा बैठे हैं वो इंतहाई करीबी लोग हैं जो पिछले वजीर आज़म के थे। उनका PMLN से बहुत ही पुराना गठजोड़ है। तो अकील शाह साहब जो इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के भी थे। तो देखिए, ना चाहते हुए भी ये तासुर भी आता है और ऐसा होता भी है कि आप PMLN की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सपोर्ट करेंगे, चाहे आप चाहे ना चाहे। आप लाख बातें कहें कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा और ये न्यूट्रल है, ब्यूरोक्रेट नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेट की भी अगर इतनी कुर्बत हो किसी एक शख्स से, एक जमात से, एक वजीर आज़म से, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है, whether you like it or you don't। तो अगर आप न्यूट्रल सेटअप की बात करते हैं तो फिर न्यूट्रल सेटअप ना हो। इसी तरीके से सिंध के अंदर तमाम तरक्याती काम रोक दिए गए हैं, यहाँ तक कि सैलाब ज़दगान के जो घर बनाए जा रहे थे वो भी रुक गए हैं। बाकी सूबों के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं है। सो व्हाई टारगेट वन प्रोविंस, वन पार्टी, एक को फेवर दे रहे हैं, दूसरे को दबा रहे हैं। तो ये शिकायत करना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना कंसर्न क्वार्टर से बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने किया। ठीक है जी। राना साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने दोनों को सुना, राना एहसान को भी और शर्मिला फारूकी साहिबा को भी। अब ये जब तनकीद शुरू हो जाती, चलिए निगरान सेटअप पे तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की भी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है, या जो निगरान सेटअप में कुछ लोग हैं वो नून लीग की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, खुल के अब ये तनकीद हो रही है, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा, फिर इंतखाबात आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। अभी सियासतदान कह रहे थे कि हमें जनवरी फरवरी में नज़र नहीं आ रहे, इससे आगे जाएंगे। अब इस सारे मामले में आइन और कानून क्या कहता है, क्योंकि इंतखाबात अगर 90 दिन से आगे तो चले गए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है, जो हमारा आर्टिकल 224 है, कि इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ जो केयर टेकर्स हैं उनको न्यूट्रल रह के काम करना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं देनी चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। अब उसके अंदर ये है कि इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो इलेक्शन एक्ट है उसके 230 को अमेंड किया, और उसके अंदर है जो इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस के दौरान जो है इंटरम जो गवर्नमेंट्स हैं उनका मैंडेट बढ़ाया, और उस मैंडेट को बढ़ाने का आपको सामने है कि उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का भी मैंडेट बढ़ा, उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका भी बढ़ा, और उसके अंदर ये सारी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्शन ले रही हैं। ये तो इसका एक एंगल है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस सारे प्रोसेस का हिस्सा हैं। और इस जो एक्सटेंशन और जो एक्सटेंशन दी गई है उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं कि आप ये देखें कि जो आपके मुल्क के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आया है जिसके अंदर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने स्मगलिंग को कंट्रोल किया है, डॉलर को कंट्रोल किया है, उसके बाद जो आपके इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, फिर उसके बाद होर्डिंग के ऊपर उन्होंने काम किया। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बजाय सिर्फ ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर रह जाए, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने क्लियर कट मैनिफेस्टो के अंदर आना चाहिए, और जिसका प्रोग्राम अच्छा होगा उसके लिए आवाम जो है वो ही सबसे बेहतर जो है वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड फ्राहम करेंगे, बजाय इस चीज़ के अंदर कि टेबल टॉक्स के अंदर या टॉक शोज़ के अंदर आके इन चीज़ों को घुसेड़ा जाए। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी गवर्नेंस का, इकोनॉमी का, जस्टिस का, इस मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट का, और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को तय करें कि जिस दिन हमारी गवर्नमेंट्स आएंगी हम सबसे पहला काम जो है वो आर्टिकल 140A के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट में रिजॉल्व करेंगे, फिर ये जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं इनको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो इस मुल्क के अंदर है कि फेडरल गवर्नमेंट को करना चाह रही है और प्रोविंशियल करना चाह रही है, तो आपस के अंदर एक क्रॉस रोड के अंदर खड़े आते हैं। ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं है।
फिर इस मुल्क के अंदर एक और भी जाना चाहिए कि मज़ीद फेडरेटिंग यूनिट्स भी बनने चाहिए कि 25 करोड़ की आबादी है, आपने 4 सूबों के अंदर इसको रखा हुआ है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना भी नामुमकिन है। फिर आपके मुल्क आउटडेटेड जुडिशल सिस्टम है, साल से 20-20 साल से केसेस पड़े रहते हैं। फिर आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो अंग्रेज़ का दिया हुआ 1860 का आपने दिया। ये सारे का सारा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करना है, हमारी पार्लियामेंट ने करना है, और ये इसलिए करना है कि इनका ये मैनिफेस्टो, ये मैंडेट ये है कि इस मुल्क के अंदर हम एक ऐसा निज़ाम लेके आएंगे कि जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ। अहम डिस्कशन की, इसी को लेकर मैं राना साहब और शर्मिला साहबा की तरफ चलती हूँ। राना साहब, ये राना एहसान साहब इन्होंने बहुत अच्छी, हाफिज़ एहसान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, तो आप कैसे समझते हैं कि वाकई ये सब कुछ तो फिर आप लोगों ने करना है? कानून साजी जब की जाती है, आवाम एतमाद का वोट दे के आप लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, आला ऐवानों में आप लोगों ने अवाम की नुमाइंदगी करनी होती है, लेकिन माजरत के साथ वहाँ पर अवाम के टैक्स के पैसों से जो इजलास हो रहे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि ऐवान मछली बाजार बने होते हैं, तकलीफ होती है। और जो पढ़े लिखे सियासतदान है वो भी अक्सर हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं, जब कैमरा ऑन नहीं होता वो भी अक्सर कह रहे होते हैं कि हमें भी दुख होता है जब पार्लियामेंट के इजलास मछली बाजार बने होते हैं और शोर शराबा हो रहा होता है और निकलता अंदर से कुछ नहीं है। देखिए, ऐसे नहीं है। 2008 से 2018 में भी पार्लियामेंट चली और आपको मछली बाजार का मंजर नहीं नज़र आया, क्योंकि उस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन की एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उस निज़ाम को फिर धर्म भरम कर दिया गया जो तजर्बा पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया गया PTI की शक्ल में, जो उस वक्त की रियासत जिसके अंदर शामिल थी। उस वक्त फिर जो एक हुकूमत और ऑपोजिशन का रिस्पेक्ट का, या आप कह लें कि एक वर्किंग रिलेशनशिप था मिनिमम मुल्की एजेंडे पे, वो टूट गया। यहाँ तक कि जो हुकूमत इक़्तिदार में थी PTI, वो अपने कोलिशन पार्टनर्स को भी इज़्ज़त ना देती रही, और जिस तरह सब जानते हैं कि नैपी चेंज होते रहे और दीगर मामलात थे, जिस तरीके से हुकूमत चलती थी, बिल पास होते थे। उसके बाद फिर से पार्लियामेंट जो है वो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो आई, जो कंटिन्यू की, उसके अंदर आपने देखा कि मुल्की मफाद के लिए बिल्कुल बिल पास हुए और वहाँ काम भी हुआ, और पहली दफ़ा एक कोलिशन जो है वो फॉर्म हुई जिसने मुल्की एजेंडे पे इकट्ठे हुए। हमारे बहुत सारे इख्तलाफ थे लेकिन मुल्क के लिए इकट्ठे हुए। आगे भी देखें, इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और आगे जो फैसले जिनकी ज़रूरत है वो इतने आसान नहीं है। आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, जो एक सियासी मामला बना रहा, जबकि वो सियासी मामला नहीं है, वो माशी मामला है। लेकिन अगर उस पर अब सियासत होती रहेगी तो फिर वो नहीं होगा, तो हमें उसके लिए भी कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। आगे अगर आपने रिफॉर्म्स लेके आने, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आने, तो वो भी सियासत की नज़र होता रहा। वहाँ भी हमें माशी फैसले करने हैं जो जिनकी लॉजिक सेंस बनती है, उसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे मामलात हैं, पावर सेक्टर के हवाले से हैं, आपके सब्सिडीज़ के हवाले से हैं, आपके एग्रीकल्चर टैक्सेस के हवाले से हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से हैं, और दीगर सूबाई मामलात हैं, लोकल बॉडीज़ के मामलात हैं, जिनके ऊपर आपको अब आगे लेके मुल्क को चलना है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए आपको बिल्कुल मछली बाजार वाला माहौल नहीं चलेगा। अब जो पोलराइजेशन का माहौल था, जहाँ नफरत के बीच बोए जाते थे, वो माहौल नहीं चलेगा, और हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हम तो सपोर्ट करते हैं कि जमहूरियत तगड़ी हो, सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के चले। जी ठीक है जी। शर्मिला साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। जैसे कि बड़ी अच्छी बात की राना एहसान साहब ने कि अब आगे चलना होगा, अब ये पुराना माहौल नहीं चलेगा, अब हमें आगे चलना है। लेकिन आगे कैसे चलना है? अभी भी हम वही बातें सुन रहे हैं, वही तनकीद, वही कि मुझे सही मौका नहीं मिल रहा, आप उन पर तनकीद कर रहे हैं, वो आगे से बदले में आपको जवाब दे रहे हैं। मियाँ साहब के हवाले से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जिन वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, आप लोग भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं। ये मामला आगे कैसे चलेंगे? अफसोस के साथ मैं कहूँगी, जब भी इंतखाबात होंगे, मुझे अभी से लगता है कि सिर्फ जीतने वाली पार्टी कहेगी कि ये बड़े शफाफ इंतखाबात थे, हारने वाले हमेशा की तरह कहेंगे कि धांधली होगी, और तारीखी धांधली हो गई। देखिए, राना साहब की इस बात तक तो मैं बिल्कुल इनसे एग्री करती हूँ कि अगर हमने आगे की जानिब देखना है और आगे के मामलात देखने हैं, तो हमने एक दूसरे के जो एक दरीना अख्तलाफात हैं वो पीछे रख देने हैं। छोटी मोटी इलेक्शन कैंपेन में बातें, आपने ये किया, मैंने ये किया, फलां किया। देखिए, हम सबके आइडियोलॉजीज़ तो मुख्तलिफ है ना, जमातें मुख्तलिफ हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, PMLN के अलग हैं, पीपल्स पार्टी के अलग हैं। राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्या देख रहे हैं आप आगे? देखिए, चीज़ ये है कि बड़ी ये वाज़ेह चीज़ है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 हेयरिंग्स जो हैं आज का दिन डाल के कर ली गई हैं,
उसके अंदर और एक उससे पहले आई थी कि जब इसको अप्रैल के अंदर जो था इसको सस्पेंड कर गया था इस चीज़ के अंदर। अगर लेजिस्लेशन के ऊपर उसके बात की जाए तो ये वाकई हमारी बार एसोसिएशंस, हमारे जस्टिस स्टेक होल्डर्स, सब का ये था कि 184(3) जो है, जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इसको रेगुलेट करना चाहिए। चीफ जस्टिस को अनब्रिडल्ड जो डिस्क्रिशन है वो नहीं आनी चाहिए। उसके साथ जो है बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंसल्टेशन वाला आना चाहिए। आपका केस जब फाइल हो तो जल्दी होना चाहिए, राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जो पिछले 20 साल से जो इस मुल्क के अंदर एक सिलसिला चल रहा था, उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब हुआ ये है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस साहब आते थे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही होती थी कि फुल कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा और फुल कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। लेकिन हमेशा यही होता था कि ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती थी, हमारे रेफरेंसेस पढ़े जाते थे। और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी डॉक्टर साहब चीज़ है, वो है इस मुल्क के अंदर हायर जुडिशरी के अंदर एलिवेशन जो है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो इस मुल्क के सिस्टम के अंदर अच्छे जजेस जो हैं वो आने चाहिए, जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी हो, जो इस सिस्टम को भी समझते हो, खिदमत भी करें। ये वो सारी चीज़ें थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, और पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा कि किस लेवल पे जाके चीफ जस्टिस के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई, और उसका रिजल्ट्स ये निकला कि ना फैसलों की एक्सेप्टेबिलिटी आ रही थी, और उसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे PTI है, JUI है, उसके बाद आपकी PMLN है, जितनी भी पीपल्स पार्टी है, सब पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही थी। अब जो चीज़ है वो इसको अगर ब्रॉडली अब देखा जाए तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इशू है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट है चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंदर ये है कि किसी भी चीफ जस्टिस को अगर 15-20 साल का देखा जाए, इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके, जो इस मुल्क के अंदर बेंच के हवाले से, केसेस के हवाले से, और जो इस इख्तियार इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 184(3) का, चाहे प्राइम मिनिस्टर घर गए हैं, चीनी का है, उसके बाद स्टील मिल आप देख लें, रेकोडेक वाले आप मामला सारे देख लें, उसने इस मुल्क को बहुत बड़ा डैमेज किया। और अब भी बात यह है कि हमने खामखा इसको लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के अंदर डाला हुआ है। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाया है, 15 जजेस बैठे हुए हैं, लेजिस्लेशन अच्छी है, इंटेंशन ठीक है। अगर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट कर लेता है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, वर्थ, और उसके बाद चीफ जस्टिस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझता ये है कि ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, हमें करना चाहिए, 191 के अंदर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद कर ले। लेकिन आर्टिकल 191 के अंदर पार्लियामेंट को नहीं रोका गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को जो है अमेंड ना करे या बनाए ना, चूँकि वहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक एकेडमिक चल रही है, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो पावर सेंटर्ड नहीं है, बल्कि वो अपनी पावर को शेयर करना चाहते हैं। और उस शेयर का मेरा ख्याल ये है कि आइंदा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसके फार रीचिंग इफेक्ट्स भी आएंगे, और एक अच्छी चीज़ सामने आएगी कि जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के बहुत हद तक कमी आएगी। ठीक है, आपने कहा ये आएगा वो आएगा, तो ये कल आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसकी, जो सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेशन है, मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको एक वैलिड लेजिस्लेशन डिक्लेयर कीजिए, जो हमें सामने ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, और इसकी जो सारी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करेगी। ठीक है जी। राना एहसान साहब, नवाज शरीफ साहब फिर आ रहे हैं वापस, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं? जी बिल्कुल, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, और ज़बरदस्त एक्टिविटी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हो रही है, और जो वर्कर है उसमें एक बलबला है, जज्बा है मियाँ साहब की वापसी के लिए, खुशी है। तो मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिक वेलकम उनको दिया जाएगा, और मियाँ साहब की वापसी पाकिस्तान के लिए भी एक उम्मीद की किरण जो है वो साबित होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ना खाना, ना पानी और ना ही बिजली, इसराइल की किसियानी फ़ौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज़ इसराइली दिफाई निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाईं, तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फ़ज़ाई हमलों में अब तक 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अब तक 1.25 लाख फ़लस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं।
2 रोज़ पहले हमास ने तारीख में पहली बार इसराइल पर बिजली की तेज़ी से कह सकते हैं कि बैक वक्त ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें फ़ौजी अफसरान समेत 800 इसराइली मारे गए। इन हमलों ने इसराइली फ़ौज और इंटेलिजेंस का पोल खोल कर रख दिया और जो यहूदी बस्तियां हैं वहां पर हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें अभी भी जारी हैं, जबकि मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल भी बना लिया गया है। ये ऑपरेशन मस्जिदुल अक्सा में इसराइली जारियत का बदला लेने के लिए किया गया है। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की, जबकि सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने हमास की कार्रवाई को इसराइली मजालिम का रद्द अमल करार दिया है। ईरान, शाम, यमन, अफगानिस्तान ने हमास की कार्रवाई का पुरजोश खैर मकदम किया है। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और अमन की खातिर 2 रियासती हल पर जोर दिया है। जहां इन हमलों ने इसराइल को गैर महफूज और गैर मुस्तहकम कर दिया, वहीं ये बात बहुत अहमियत की हामिल है, बड़ी अहम है कि फ़लस्तीनी अवाम को मुस्लिम दुनिया की ढारस कमज़ोर पड़ने पर इस नौयत के हमले का रिस्क लेना पड़ा है। और ऐसा क्यों है, अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और साबिक सफ़ीर मसूर अहमद खान साहब भी इस टॉपिक पर हमारे साथ मौजूद है डिस्कशन के लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। खान साहब, आपकी इजाज़त से मैं जनरल साहब से शुरू करना चाहूँगी। जनरल साहब, 1967 से पहले वाली जो सरहदों के तहत फ़लस्तीनी रियासत कायम करना शायद इस तनाज़े का वाहिद हल है, लेकिन बड़ी ताकतें हैं कि इस मामले पर हम कह सकते हैं मुसलसल मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए हैं, खुद को इंसाफ पसंद भी कहती हैं, लेकिन जो हमदर्दियाँ फ़लस्तीनियों के बजाय काबिज़ इसराइल के साथ हैं। क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? देखिए, मुनाफिक वो नहीं है, मुनाफिक हम हैं जिनको अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, दौलत भी है, सब कुछ है। मुनाफिक हम लोग हैं इसलिए हैं कि हम में से किसको शक है कि ये इजराइल को जो कायम किया गया था, क्यों कायम किया गया था। अब देखिए, जब तक इजराइल नहीं था इस खत्ते में, अरब फ़लस्तीनी अरब रह रहे थे ना वहाँ पे, इस इलाके में। वहाँ पे मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जूस भी थे। जूस को मुसलमानों तो नहीं निकाला वहाँ से। बात मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि हम सबको पता है और हम मगरबी दुनिया के ऊपर उंगली उठाते हैं। मगरबी दुनिया ने जो किया उनको बड़ा अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने आज से कुछ 200 साल पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था और हम लोग सोए हुए थे सारे। उन्होंने काम किया, कॉर्नर डिजाइन बना, उसके मुताबिक काम शुरू हुआ, रॉथशाइल्ड्स मिल गए, सब मिल मिला के बरतानिया जो इस सारे जो फसाद की माँ है कश्मीर की, उसकी उन्होंने मिल मिला के फ़लस्तीनी रियासत के बीच में इजराइल को लाकर कायम कर दिया। इजराइल बजाते खुद इंसानियत के मुंह पर सबसे बड़ा तमाशा है कश्मीर की तरह। वो इसलिए है कि जिस रियासत का वजूद किसी तरीके से नहीं होना चाहिए था, उसको वजूद में लाया भी गया और उस दिन से लेकर आज तक इजराइल बाकायदा बढ़ा रहा है अपने रकबे को। अब जो लेटेस्ट नेतन्याहू साहब ने यूएन में एक नक्शा पेश किया है, जिससे बड़ा उन्होंने ऐलान भी किया था कि अब मशरिक़ वस्ता की सियासत इजराइल के इर्द गिर्द घूमेगी और नया मशरिक़ वस्ता बनेगा, जो अब्राहम अकॉर्ड्स थे उनके मुताबिक। हम सब भागे भागे उस अकॉर्ड की तरफ गए हैं, इसमें से हम लोग ही गए हैं ना, किसी और ने तो कोई नहीं गया उनके साथ। अब इजराइल को जो उन्होंने पेश किया वहां पे यूएन में, तुमने कहा जी कि जो नक्शा देखिए आप, उसका नक्शे में गजा का या फ़लस्तीन का कोई क़याम का उसकी कोई जगह ही नहीं है। वहां पे खत्म कर दिया उन्होंने उसको, नक्शे पेश किया। हम 2 रियासतों की बात कर रहे हैं, वहां पे किसी और रियासत का वजूद ही इंसानियत पर तस्वीर है बहुत बड़ी। हक़ाइक़ ये हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अब उनको हासिल करने के लिए मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठती हैं, जब हमारा लिबरल तबका है, पता नहीं क्या उनको जहन में उनके है। इवन मौलाना फजल रहमान साहब का भी आपने बयान सुनकर अपनी नजर गुजरा होगा कि मैं मुजाहिदीन से दरख्वास्त करता हूँ कि इंसानी हकूक़ की पामाली ना करें। कौन से इंसानी हकूक़, किसके इंसानी हकूक़? कि जिनको जानवरों की तरह रखा गया है, जिनको आज उनके फ़लस्तीन के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह कहा है, इनको हम जानवरों की तरह ख़त्म करेंगे इसको, और वो हो रहा है जो आपने इब्तिदाई में कहा इसको। उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारी मुनाफिकत में क्या, हम मुनाफिक है इसमें से। बात यह है कि जब तक आपको खुद ये समझने आएगी कि लीबिया ख़त्म हो गया, सीरिया का बेड़ा गर्क करने के लिए ट्रंप साहब ने जाते जाते गोलान हाइट्स को तोहफतन इजराइल के सामने पेश कर दिया। आज से हफ्ता पहले सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक हुई है, 100 बंदे मारे गए, 100 से ज़्यादा बंदे।
बेहिसाब जख्मी हुए हैं। हमारे यहाँ किसी ने जिक्र किया, पता चला क्यों हुआ इस सारा कुछ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मुनाफिक वो नहीं है, मुनाफिक हम है, वो ठीक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ यही होना चाहिए था, यही होगा। और अगर अभी हम नहीं जागे, मैं तो फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने आप को सबूत वहाँ पे पेश करके दुनिया को जगा दिया है। अगर हम अभी नहीं जागे तो हम लोगों का हशर लीबिया से, सीरिया से, इराक से मुख्तलिफ नहीं होगा। जो हम सारे बहुत खुश हैं कि इजराइल से ताल्लुकात बढ़ेंगे, इस इलाके में पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ भी इजराइल से ताल्लुकात होने चाहिए। क्यों होने चाहिए इजराइल ताल्लुकात? इजराइल हमारे क्या होगा तो हमें इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। हम इमदाद के लिए अपने आप को दो टुकड़ों के खातिर हम किस लेवल पे ले आएंगे अपने आप? मंसूर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जनरल साहब को भी सुना, तो मंसूर साहब, ये जो इसराइल है जो अपने दिफाई निज़ाम को बाकायदा नाकाबिल तस्खीर समझता था, जारी बात है इनका पोल खुल के इनके गले खुल चुकी है। हमला रोकने में इनका जो इंटेलिजेंस फेलियर है पूरी दुनिया ने देख लिया। अब आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि जो हल है उसकी तरफ जाना चाहिए कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ मुज़ाकरात करे, जो माजी में गलतियाँ हुई हैं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, उनको दोबारा ना दोहराए? देखिए, ये जो वाक़यात हुए हैं गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान, मेरे ख्याल में मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक ऐसी मिसाल कायम हुई है जिसमें ये साफ नज़र आया है कि जब भी किसी कौम को, किसी कौमियत को, किसी कम्युनिटी को दीवार के साथ लगाया जाएगा और जुल्म की इंतहा कर दी जाएगी तो फिर वो खुद उठ खड़े होंगे। और जिस तरह के जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि 1947-48 से ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बेसिस पे एक दोनों रियासतों ने कायम होना था, लेकिन इजराइल ने कभी भी फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों को खाली नहीं किया। और जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो थी, ये पहले रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, लेकिन बाद में ये दुनिया के समझाने बुझाने पर, कहने पर इसको सियासी डायलॉग में लाया गया, अकॉर्ड्स हुई और फिर उन अकॉर्ड्स के तहत भी 2 स्टेट सोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव किया। लेकिन इजराइल ने उस जानिब कोई पेशकदमी नहीं की, बल्कि अब गुज़िश्ता चंद सालों से और गुज़िश्ता चंद महीनों से तो जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो बहुत ही तशवीशनाक थी। जब दुनिया की बड़ी पावर यूनाइटेड स्टेट्स और दीगर कंट्रीज़ की तरफ से मिडिल ईस्ट के कई बड़े बड़े कंट्रीज़ को इस बात पे माइल किया जा रहा था कि इजराइल को फॉर्मली रिकग्नाइज करें, और कुछ कंट्रीज़ ने किया भी है। तो मेरे ख्याल में ये इस सारी जो आर्टिफिशियल कोशिशें हो रही थी, उन सब की राह में एक बहुत बड़ी जो अवाम ने, फ़लस्तीन के अवाम ने खुद से रुकावट खड़ी की है। क्योंकि एक्शंस हमास ने लिए हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का दर्जा रखता है, लेकिन इनको फ़लस्तीन के अवाम की, तमाम तर अवाम की तायद हासिल है। और इससे ये बात बिल्कुल साबित हुई है कि कोई हल किसी भी कौम पर थोपा नहीं जा सकता। दूसरे ये कि कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, मसलन इसराइल जो है वो मिलिटरीली बहुत बड़ी कुव्वत है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी सपोर्ट हासिल है, वेस्टर्न ममालिक की पूरी सपोर्ट हासिल है। लेकिन जिस तरह से इसराइल को न्यूट्रलाइज किया है इस गुज़िश्ता 2-3 दिनों में, वो इस बात की भी अक्कासी करता है कि हक के लिए हर कौम को अपने हक के लिए, जायज़ हक के लिए खड़े होना चाहिए। और जब तक कोई कौम खुद ना खड़ी हो, मेरा ख्याल है वो हक हासिल भी नहीं कर सकती। और इसलिए अब यहाँ से आगे चलने के लिए मेरे ख्याल में भी इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा रिटेलिएटरी एक्शन आया है, बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन आया भी है और आएगा भी। लेकिन हल यही है कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज, उनको भी कन्विंस करने की ज़रूरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करे तो इक्वली अपहोल्ड करे। जिस तरह वो पैलेस्टाइन या किसी और मुल्क पे लगाती है, इसी तरह इजराइल में भी लगाए। और फिर मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि देखिए, कश्मीर के अवाम भी तो उतने ही अरसे से अपने हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में कारफरमा हैं, जद्दोजहद में शामिल हैं। तो उनको भी, मेरा ख्याल है उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि इन तमाम मसाइल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी तवज्जो दे, अदरवाइज ये किसी वक्त भी एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकते हैं। बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज़ किया, खासतौर पर अपने कश्मीर का जो अभी इशू हाईलाइट किया है और ये जो अभी करंट सिचुएशन है उसके साथ आपने लिंक किया है। जनरल साहब, अब नहीं तो कब? अब भी इन मामलात को संजीदगी से नहीं देखा जाएगा तो कब देखा जाएगा? और ख़ासतौर पर जनरल साहब, आपने इस तरह मुनाफिकत की बात की, कड़वी सच्चाई थी जिसको आपने बयान किया, और सच जो कड़वा होता है जब आप बयान कर रहे थे, जारी बात है हज़म करना भी मुश्किल था। ये जो जंग है, ये जनरल साहब आलम इस्लाम के लिए कितना बड़ा मैसेज लिए हुए है, कितना बड़ा पैगाम मुस्लिम उम्मा को, OIC को? अब प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? बातें तो बहुत होगी, प्रैक्टिकली अब क्या करना चाहिए और अब नहीं तो कब?
देखिए, किसी भी इंसान की जान बहुत कीमती है। किसी के इंसान की जान बगैर किसी वजह के जब तक जंग मुसलत ना हो लेना जायज़ नहीं है। देखिए, जब तक अरबों को ये बात समझ नहीं आएगी कि उनको जिस तरीके से फंसाया गया है और खुद वहाँ पे जाकर अपनी गर्दन पेश की है, जब तक वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो लीबिया बहुत दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी। सीरिया बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी। सीरिया की मैंने आपके सामने मिसाल दी है। उसके वक्त है कि OIC एक जो इंतहाई निकम्मी ऑर्गेनाइजेशन है, सिवाय बैठ के बयान देने के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। वो मिल के क्यों हम तमाम मुसलमान 1.5 अरब हैं मुसलमान दुनिया में, हम मिलके क्यों नहीं कश्मीरियों का हक के लिए बात कर सकते, फिलिस्तीनियों के हक के लिए बात क्यों नहीं कर सकते? UN के क्यों हमारी अपने इतनी स्ट्रेंथ नहीं हम बना सके अपनी, इसलिए बना सके कि हम खुद तकसीम हो गए हैं। कश्मीर की हद तक आपको पता है कि हमारे जो बहुत ही अजीज दोस्त मुल्क हैं वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मोदी साहब को खुश करने के लिए। यहाँ तक तो हम जा रहे हैं। इसमें मुसलमानों के सीने पर मूंग दली जा रही है, अंदाजा नहीं है इसको। तो एक तो ये कि मैं मुसलमानों से बहसियत मजबूरी जो हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, इसका वजूद अभी एक बाकायदा हकीकत बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनेगा एक एक करके सबको मारेंगे। यही साजिश आज नहीं हो रही, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मदीना में की गई, उसके बाद बार साजिशें की गई। जब मुसलमान तकसीम हो गए, हर एक को बार बार पकड़ हर एक को मारा, और तारीख ही है। हम अगर आज नहीं समझेंगे, हमारे पाक हिंद में ही हो चुका हुआ है। हमारे जिस तरीके से मुगलों की हुकूमत में तकसीम हुई, दर तकसीम होती गई, एक एक को मार दिया उन्होंने। इसके बाद तो मरना है, ठीक है, मर जाएंगे आप लोग सारे। लेकिन जब तक आप कोई बात समझ नहीं आएगी, जब तक उम्मा का एक जो कॉन्सेप्ट है जो इकबाल ने दिया था हकीकत का रूप नहीं धारेगा। हमारे पास दौलत भी है, मैन पावर भी है, हमारा इतना इन्फ्लुएंस भी है, हम क्यों उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे इसमें? ठीक है, मंसूर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब आप क्या समझते हैं मंसूर साहब कि जो इसराइल और फ़लस्तीन है, इसकी जंग में दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, अब उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? मतलब कि किसी एक की हिमायत और दूसरे की मुखालफत अब करना पड़ेगी खुलकर, यानी जो अपना मौक़िफ़ है, अपना बयानिया है, पॉलिसी बड़ी क्लियर करनी होगी, बड़े वाज़े करनी होगी, या फिर इस जंग से दूर रहकर भी जो दीगर ममालिक हैं वो अपना किरदार आपको लगता है कि अदा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह से? देखें, ऑलरेडी 2 बहुत बड़े फ्लैश पॉइंट्स जो हैं इंटरनेशनल सीन पर मौजूद हैं। यूक्रेन की जंग को गुज़िश्ता 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जारी है, जिससे दुनिया भर की इक्तसादी सिचुएशन, कमोडिटी सप्लाईज को बहुत फ़र्क पड़ा है, और यूरोप के ऊपर उसका ख़ास तौर पर बहुत इम्पेक्ट आया। और फिर ये अब जो मिडल ईस्ट में ये जो नया फ्लैश पॉइंट शुरू हुआ है, ये भी इसके भी बहुत दूररस असरात होंगे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी होगा कि सबसे पहले तो इस फ़लस्तीन के इशू के ऊपर मेरा ख्याल है उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मुसलमान कंट्रीज़ को अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, अपने माजी के रवैयों का जायज़ा लेते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और फ़लस्तीन के आज़ाद रियासत की हमायत करनी पड़ेगी। जब तक फ़लस्तीन के अवाम को आज़ाद रियासत इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस और इंटरनेशनल लॉ के असूलों के मुताबिक नहीं मिलेगी, ये मसला खत्म नहीं होगा। और मेरे ख्याल है कि इसमें जो वेस्टर्न पावर्स हैं इस वक्त, उनके लिए भी एक लम्हा फिक्री है कि उन्होंने देखा है कि तमाम तर फौजी कुव्वत होने के बावजूद इसराइल को जिस किस्म की हजीमत का सामना करना पड़ा है इन 2-4 दिनों में, वो रिएक्शन बड़ा शदीद आएगा उनकी तरफ से। लेकिन उससे ये जाहिर हो गया कि ये मामला इस तरह अंडर द कारपेट नहीं रखे जा सकते बहुत अर्सा, और इनको असूलों के मुताबिक रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो बेहतर अप्रोच तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से यही होनी चाहिए कि एक ऐसे डायलॉग में आए, यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म यूज करे, OIC अपना रोल प्ले करे, और इस मामले का एक मुस्तकिल हल ढूंढने की कोशिश की जाए। ठीक है जी, जाना साहब आपका लास्ट कॉमेंट। देखिए, अब नहीं तो फिर नहीं, ये नहीं होगा। देखिए, कोई कौम जब अपना बच्चों को, औरतों को, अपने बुजुर्गों को कुर्बान करना सीख लेती है ना, जब वो इस तरीके से कुर्बानियाँ देना सीख लेते हैं, उस कौम को ज़्यादा देर महकूम रखा जा नहीं सकता। कौम तो आज़ाद है, जोग्राफी की ज़रूरत है, जिस तरीके से कश्मीर में है इस तरह फ़लस्तीन में है। आप इनको ज़्यादा देर तक महकूम नहीं रख सकते, इनको इस जबर के तहत नहीं रख सकते। और अगर ये नहीं होगा तो आग फैलेगी। आग सिर्फ मशक़ वस्ता तक नहीं फैलेगी,
सिर्फ बरसगीर में नहीं फैलेगी, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी आगे इसमें। और ये जो बिग पावर राइवलरी के नतीजे में जिस तरीके से ये मिडल ईस्ट को, मगरबी दुनिया अपने ज़ेर तसल्लुत ला के बाकी लोगों को अंडर प्रेशर रखना चाहती है, ये नहीं होगा, ये नहीं करने देंगे लोग। आपका क्या ख्याल है कि मगरबी मशरकी जो ताकतें हैं, रूस है, चीन है, इनको सब समझ नहीं गेम क्या हो रही है, ये उनको भी पता है। और वो भी, वरना आप देखिए इतने अचानक तो ऐसा सब कुछ मंसूबा नहीं बन जाता कि अचानक उठते हैं इतने बड़े हमले हो जाते हैं। इसकी भी तैयारी की गई है, कोई उनको बैक कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है उनको। तो जब ये सारी सूरत हाल आप देखते हैं तो फिर जंग की तरफ बढ़ रही दुनिया, इसको रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इसराइल के पागलपन को ख़त्म किया जाए, इस तरह मोदी के पागलपन को ख़त्म किया जाए, वरना पाकिस्तान ये दुनिया में आग भड़कने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है जी, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मंसूर अहमद खान साहब, अब दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।